सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान का पाठ 16 पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, पाचन एवं अवशोषण के हम लोग पहले पार्ट में हम लोग देखे हैं वीडियो के अवशोषित पाचित पदार्थों का स्वांगीकरण। हम लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों को याद ही होगा कि किसी भी पदार्थ का जीव द्रव्य घटक के रूप में सम्मिलित हो जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। यह कोशिकाओं के अंदर पचित पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण पुनः संश्लेषण द्वारा होता है। और क्या होता है, इसके कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय एंजाइम के द्वारा ये सरल पाचित पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये इसके फलस्वरूप जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जो जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर लसिका तंत्र में जाता है और क्या होता है, कोशिकाओं के या फिर बॉडी के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। अब देखते हैं अवशोषित पाच्य जो पदार्थ होता है उसका स्वांगीकरण कैसे कैसे होता है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट का स्वांगीकरण। ठीक है, जब हम लोग का खाना पाचन होता है तो क्या होता है, उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, ऐसे ही लवण मिलते हैं। तो उनका स्वांगीकरण अलग अलग प्रकार से कैसे होता है, उन लोग का अलग अलग प्रक्रम होता है, जिसको देखते हैं एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोशिका को प्राप्त जो ग्लूकोज की उचित मात्रा होती है उसकी आवश्यकता ऊर्जा स्रोत के रूप में श्वसन हेतु प्रयुक्त होता है। जो ग्लूकोज, देखो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ये क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में जब श्वसन का क्रिया होता है बॉडी में, उसके लिए ये उपयोग होता है। ठीक है, स्वांगीकृत ग्लूकोज का उपयोग रासायनिक ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है स्वांगीकरण के फलस्वरूप, स्वांगीकरण कब होगा, जीव द्रव्य घटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाना या फिर सरलीकृत हो जाना। तो ये जब होता है तो क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का उपयोग रासायनिक ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में करते हैं। जब रासायनिक ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है या फिर उसकी क्रिया के लिए वो लगाना होता है तो क्या होता है, इसका प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है ना, बाकी ग्लूकोज जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोजन का जो चक्र होता है, ग्लूकोज का जो चक्र होता है वो एटीपी साइकिल में कैसा होता है, या फिर जो अलग अलग साइकिल होते हैं उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है बचा हुआ ग्लूकोज वो क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में परिवर्तित हो जाता है स्टोर होने के लिए। ग्लूकोज डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है, इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यकृत तथा पेशी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन संग्रहित रहते हैं। अभी हम लोग देखा संग्रहित होने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, 100 ग्राम तक तथा पेशियों में 200 ग्राम, लीवर में 100 ग्राम तक स्टोर होता है और जो कोशिका होते हैं ना सेल, उसमें 200 ग्राम तक स्टोर होता है। ग्लाइकोजन संग्रहित कर सकते। ग्लूकोज की जो मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या कहते हैं, लियोजिनेसिस की प्रक्रिया द्वारा वसा में बदल जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट का सरलीकृत होता है किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, तो ग्लूकोज जो होता है उसमें क्या होता है, वो जितना श्वसन में रासायनिक क्रिया में उपयोग होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसका जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजिनेसिस में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लाइकोजिनोसिस में परिवर्तित होने का कारण ये होता है कि उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर कहाँ पे होता है, जो लीवर होता है वहाँ पे 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, और जो कोशिका होता है उसमें 200 ग्राम होता है। उसके बाद जो फिर उसके स्टोर होने के पश्चात जो ग्लूकोज बच जाता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लियोजिनेसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाता है, लियोजिनेसिस की एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा वो वसा में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पाचन पश्चात अमीनो अम्ल के रूप में कोशिकाओं में पहुंचता है। जब प्रोटीन पाचित होता है, जब जीव द्रव्य घटक के रूप में आता है तो वो किसके रूप में पहुंचता है, अमीनो एसिड के रूप में कोशिकाओं में पहुंचता है। ये जहां आवश्यकता अनुसार पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, उसके द्वारा क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का निर्माण करता है। पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, फिर से एक प्रोटीन का निर्माण कर लिया, सरलीकृत होकर वो पहले क्या बना था, एमिनो एसिड बना था। फिर कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वो फिर से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका में हमेशा अमीनो अम्ल यकृत द्वारा उपयुक्त मात्रा में दिया जाता है। इसका अधिशेष भाग यकृत में रोक लिया जाता है, मतलब जो अमीनो अम्ल होता है वो यकृत में रुक जाता है, यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया रुधिर परिसंचरण द्वारा किडनी में पहुंचता है। यूरिया जो होता है ना वो कहाँ पे पहुंचता है, जो अतिरिक्त यूरिया बचता है वो परिसंचरण तंत्र में के माध्यम से, मतलब माध्यम रास्ता क्या कौन सा होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचता है, वृक्क में, मतलब किडनी में पहुंचता है और किडनी में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यह बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखते हैं
और स्वांगीकरण के पश्चात, जब स्वांगीकरण की क्रिया होती है उसके पश्चात आहार नाल में गतियाँ होती है। आहार नाल में कौन कौन सी गतियाँ होती है देखते हैं। आहार नाल की गति भोजन को क्या करती है, आगे बढ़ाने, मंथन करते तथा पाचक स्रावों को मिश्रित करने के लिए होती है। मतलब देखो गति होगी तभी तो एक जगह से दूसरी जगह में खाना जो होंगे वो फिसल कर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है उसको क्या करता है, आगे मंथन करने के लिए, मतलब मिक्सचर करने के लिए वो काम करता है गति। देखना, आप किसी बॉक्स को अगर स्ट्रेट रखे रहोगे, सीधा रखे रहोगे और उसमें कुछ सामान है तो वो क्या एक दूसरे से आपस में मिलेंगे नहीं ना। अगर उसको आप लोग ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे तो क्या होगा, हिलने से सारा जो पदार्थ होगा वो मिश्रित हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी भी स्थान पर या फिर आहार नाल में खाना पहुंचता है तो अगर स्ट्रेट होगा तो वो खाना जाएगा क्या, उसमें फिसलन नहीं होगा तो नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, जब वो गति होगी उसमें तो क्या होगा, उसमें से स्रावित होगा जो पाचक रस या हार्मोन्स एंजाइम जो स्रावित होंगे उसको खाने में मिलेंगे और उसको चिकना बनाते हुए आगे की ओर ढकेलेंगे, जिससे खाना तो आगे बढ़ेगा, प्लस मिश्रण होगा, प्लस एंजाइम और हार्मोन्स का भी मिश्रण आसानी से हो जाता है। इसलिए क्या होता है, गति का कारण जो होता है वो अवशोषण की समीप पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब पाचन तो हो जाएगा भोजन का, उसके बाद उसमें अवशोषण के भी समीप पहुंच जाता है। गति आहार नाल की विभिन्न भत्ती में उपस्थित मायोकेंद्रिक तंत्रिका जाल तथा सीरोटोनिन, मोटेलिन, गेस्टिन तथा कोलिसिस्टोकाइनिन आदि में हार्मोन के कारण होता है। आहार नाल की दीवारों में निम्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। आहार नाल की दीवार में कौन कौन सी गति पाई जाती है देखते हैं। पहला है मंथन गति। ठीक है, मंथन गतियाँ होता है, इसमें क्या होता है, ये अरेखित पेशियों के संकुचन होने से, संकुचित होना मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो अरेखित जो पेशियां होती है, रेखित पेशियां दो प्रकार की होती है, आपको पहले ही पता है, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, रेखित पेशियां और अरेखित पेशियां। तो जो अरेखित पेशियां होती है वो क्या होता है, अब संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। इन गतियों के द्वारा भोजन को मया जाता है, मथा जाता है, मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मिलाया जाता है। मथना मतलब क्या होता है, आप लोगों ने घर में दाल बनाते हुए देखा है, जब आप कुकर से निकालते हैं तो एक लंबा डंडी जैसा संरचना होता है जिसको हम लोग ऐसे पकड़ के उसको दाल को हिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मथना, जिससे पाचक रस इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। फिर दूसरा है क्रमानुकंचन गति। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की गतियां भी अरेखित पेशियों के संकुचन के कारण ही होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन पीछे की ओर खिसकता है। इसका नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। मतलब ये खुद से होता है, इसको हम लोग को करना नहीं पड़ता। इनकी दर जो होती है 5 से 12 बार प्रति मिनट होती है। हर मिनट में ये कितने बार संकुचित होते हैं, इसकी जो पेशियाँ होती है 5 से 12 बार संकुचित होती है। ये कहाँ पे होती है, छोटी आंत की क्रमानुकंचन गतियाँ थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होती है, छोटी आंत में जो क्रमानुकंचन गतियाँ होती है ना वो ढक जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद है रिथमेटिक सेगमेंटेशन मूवमेंट, लयबद्ध विखंडन गतियाँ। नाम से ही स्पष्ट है, लयबद्ध विखंडन। लयबद्ध मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मतलब एक ही सामान क्या होता है, ये मिश्रित गतियाँ जहाँ आहार नाल फैल जाती है। तथा वर्तुल पेशियाँ मतलब क्या होती है, सर्कुलर मसल के कारण से स्थिर केंद्रीय संकुचन विकसित रहती है। ठीक है, जैसे संकुचन का हो एक जोड़ा शिथिल होता है, संकुचन का नया क्रम पूर्व संकुचनों के एक के बीच विकसित होता है। इस प्रकार भोजन पाचक रसों से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। लयबद्ध विखंडन गतियाँ क्या होता है, स्पष्ट अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो एक रिद्धिम में, मतलब एक ही लय में क्या होती है, गतियाँ चलते रहती है। मतलब वो सिकुड़ना, वर्तुल आकार की जो पेशियाँ होती है, क्या बोला है यहाँ पे, वर्तुल पेशियाँ, सर्कुलर मसल जो होती हैं वो क्या करती है, घूमते जाती है। आप लोग बॉल को घुमाएंगे तो वो, मतलब बॉल को अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो अपने ही समान ऐसे पलटते जाती है, वो अपने ही लय में होती है। वैसे ही वर्तुल आकार की जो पेशियाँ होती है, गोलाकार सल्क है ना, वो क्या होती है, ऐसे ही अपने चलते रहती है, जिससे क्या होता है, खाना आसानी से मिश्रित हो जाता है और उसमें पाचक रस का भी पूर्ण रूप से मिश्रण हो जाता है। फिर है दोलन गतियाँ, पेंडुलर मूवमेंट। दोलन क्या होता है, ऐसा रस्सी होता है, इसके नीचे ऐसा गोल, मतलब ऐसे हिलाते, पेंडुलम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें वर्तुल संकुचन होता है जो छोटे खंडों पर अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होता है। ये अग्र दिशा में भी होगा, जब इसको अगर फेंकेंगे
तो ऐसे अग्र दिशा में भी होता है, ऐसे पश्चिम दिशा में भी होता है। ऐसे जब पेंडुलम को फेंकेंगे वैसे, ठीक है। तो ये छोटे खंडों में होता है। गतियों के पाचक रस भोजन में मिश्रण एवं भोजन का स्थानांतरण हो जाता है। दोलन मतलब यही होता है। देखो दोलन मतलब क्या होता है, पेंडुलम। पहला चीज फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोलन गति पढ़ा होगा। तो दोलन में क्या होता है, हम लोग एक रस्सी ऐसे पकड़ते हैं और जिसके नीचे में ऐसा बॉल बंधा होता है। अगर इसको ऐसे हिलाते हैं तो इधर भी जाता है, अग्र दिशा में भी जाता है और पश्चिम दिशा में भी जाते हैं, और बराबर संख्या में ऐसा जाता है। तो उससे क्या होता है, खाना जो होगा वो मथित हो जाएगा आहार नाल में, और क्या हो जाएगा, पाचक रस भी उसमें आसानी से मिल जाएगा, और जिससे क्या होगा, खाने का स्थानांतरण जो होगा, भोजन का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। क्लियर। फिर मल निर्माण एवं बहिक्षेपण, फॉर्मेशन ऑफ द फेसेस एंड इट्स इंगेशन। बड़ी आंत में एकत्रित हुए अनपचे भोजन का वह भाग जिसमें से अधिकांश जल, इलेक्ट्रोलाइट एवं आयन अवशोषित हो चुका होता है, वो क्या कहलाता है, फेसेस कहलाता है, मल कहलाता है। ठीक है। मल जो होता है उसमें करीब 75% क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है, तथा 25% क्या होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है। जिसमें जीवाणु, वसा, प्रोटीन एवं क्या होता है, रोजेस होता है, रुक्षांश भी होता है। ये कहाँ पे होता है, बड़ी आंत के सिरे पर स्थित रेक्टम में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। जब संकुचन की गतियाँ होती है, मतलब जब आहार नाल गति में होता है, जब संकुचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ने की जब क्रिया होती रहती है, तो क्या होता है, इंगेशन फोर्स आता है। इंगेशन फोर्स के कारण क्या हो जाता है, फोर्स मतलब क्या होता है, वेग बोल सकते हैं, दबाव बोल सकते हैं, है ना। तो ये फोर्स आता है जिसके कारण क्या होता है, वो रेक्टम से बाहर की ओर ढकेल दिया जाता है। मतलब इंगेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, रेक्टम में उपस्थित अनपचे भोजन का बाहर निकलना। क्लियर। आप देखते हैं पाचन की क्रिया में हार्मोन्स का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन्स इन डाइजेशन, कि पाचन की क्रिया में कैसे कैसे हार्मोन्स का और कौन कौन से हार्मोन्स का महत्व है। देखते हैं पाचन की क्रिया में प्रारंभ से अंत तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने से, मतलब यहाँ पे ये वाला हार्मोन्स आना है, मतलब आना है, और ये हार्मोन्स के कारण इस चीज़ का पाचन होना है, मतलब होना है, ये चीज़ हो गया। परोक्ष मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें कैटेलिसिस का कार्य करती है। कैटेलिसिस का कार्य मतलब क्या होता है कि वो प्रत्यक्ष उस क्रिया में भाग तो नहीं लेती है, लेकिन उनकी उपस्थिति से वह क्रिया तीव्र या मंद हो सकती है, उसको बोलते हैं परोक्ष रूप से कार्य करना। ठीक है। इसमें क्या होता है, नियंत्रित एवं निर्धारित हो जाते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में जो हार्मोन्स स्रावित होता है, आहार नाल में अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम से स्रावित होते हैं, जो पाचक रस का त्रावण एवं समन्वय का नियंत्रण करता है। पाचन क्रिया में निम्नलिखित हार्मोन भाग लेते हैं। पहला क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या होता है, भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आमाशय की दीवार से, स्टमक की दीवार से गैस्ट्रिन निकलता है। ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या होता है, रक्त के साथ पुनः आमाशय में पहुंचकर आमाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो आमाशय से निकलता है, फिर वो ब्लड के साथ फ्लो होता फिर से वो घूम फिर कर कहाँ चला जाता है, फिर से आमाशय में चला जाता है, और किसको करता है, आमाशयिक ग्रंथि को उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है, जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय, जिससे क्या होता है, ये बाद में जब अग्नाशयी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस अधिक मात्रा में निकलता है, आमाशयिक रस अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है। किसके कारण होता है, गैस्ट्रिन के कारण। ठीक है। फिर है दूसरा सेक्रेटिन। यह कहाँ होता है, ड्यूडेनियम की श्लेष्मा से उत्पन्न होता है। यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है। पहला जो है गैस्ट्रिन, वो आमाशय को उत्तेजित करता है। दूसरा जो है सेक्रेटिन, कैट्रिन क्या होता है, ये कहाँ से, अग्नाशय को उत्तेजित करता है, ताकि उसका रस ग्रहणी के दूरस्थ सिरे पर पहुँचे, ड्यूडेनियम के एंड पर पहुँचे। यह अग्नाशय रस पर स्त्राव पर तो नियंत्रण करती है, उसके साथ साथ क्या करती है, बाइल जूस तथा अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस को भी स्रावित करती है। जो अग्नाशयी रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस, और क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट से बाइल जूस जो निकलता है, उसको भी स्रावित करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, सेक्रेटरीन नामक हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। क्लियर। फिर है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है। यह कहाँ से, ये किसको उत्तेजित करता है, ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है। पित्ताशय को उत्तेजित करने से क्या होता है, ये वसा की उपस्थिति में छोटी आंत की दीवार से स्रावित होता है। यह पित्ताशय द्वारा पित्त रस के स्रावण में गॉल ब्लैडर से जो निकलता है हार्मोन्स, उसके स्रावण को नियंत्रित करता है। कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर है इंट्रोगेस्टेरॉन। यह क्या होता है, यह गेस्ट्रॉन हार्मोन की सक्रियता को रोकता है। यह हार्मोन की वसा की उपस्थिति, हार्मोन में जो वसा की उपस्थिति होती है ना, छोटी आंत की दीवारों से जो स्रावित होता है, उसको क्या करते हैं, यह हार्मोन अग्नाशयी ग्रंथियों तथा आमाशय में
देखो छोटी आंत में पहले पहुंचने से पहले खाना कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है। क्लियर। तो आमाशयी ग्रंथि तथा जो आमाशय होते हैं ना उसमें जो क्रमानुकंचन जो क्रिया होती है ना उसको क्या करती है, उसमें बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है आहार नल में ये भोजन की गति को कम करता है, मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे आराम से पाचन और अवशोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर है पैनक्रियोजाइमिन, अपूर्ण रूप से पची प्रोटीन तथा तनु HCl की उपस्थिति में ग्रहणी की दीवार से यह हार्मोन निकलता है। ठीक है, एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, अपूर्ण रूप से पची प्रोटीन तथा तनु जो HCl की उपस्थिति को क्या करता है, ग्रहणी की दीवार से ड्यूडेनियम की दीवारों से निकलता है। यह हार्मोन स्रावित होता है वहीं से। ठीक है, यह अग्नाशय को उत्तेजित कर विक्रो एंजाइम से परिपूर्ण अग्नाशयी रस को पैनक्रियाटिक जूस को स्रावित करता है। पैनक्रियोजाइमिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनियम की दीवारों से निकलता है और क्या करता है, प्रोटीन और HCl की उपस्थिति को नियंत्रित करता है। फिर है ड्यूरोकाइनिन, आहार नली द्वारा स्रावित यह हार्मोन ब्रूनर ग्रंथियों के स्त्राव का नियमन करता है। क्लियर। देखते हैं, ये है गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक, ओइसोफेगस है, कार्डियक स्टमक है, पाइलोरिक स्टमक है, इंटेरोगेस्टिरॉन है। ठीक, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ से क्या निकलता है, बाइल जूस है, बाइल जूस निकलता है यहाँ से। ये है आपका ड्यूडेनियम। अब देखते हैं कि अब पाचन हो गया, आपका अंतर्ग्रहण की क्रिया आपको समझ में आ गई, उसके बाद पाचन की क्रिया समझ में आ गई, पाचन की क्रिया के बाद अवशोषण की क्रिया समझ में आ गई, अवशोषण की क्रिया के बाद स्वांगीकरण की क्रिया होती है, स्वांगीकरण की क्रिया के बाद होता है बहिक्षेपण। इन सब का क्रियाओं में क्या होता है, इन सब की क्रियाओं के कारण हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, या तो उत्तेजित करता है पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी के भागों को उत्तेजित करता है, या फिर क्या करता है हार्मोन्स का स्रावण करके भोजन के पाचन को सरल बनाता है। क्लियर। इन सब को देखने के बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब पाचन हो जाता है, ये तो सही है, ये सही प्रक्रिया है, लेकिन इन प्रक्रियाओं में अगर कोई भी चीज़ की अनियमितता होती है, अनियमितता का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होना, उसको बोलते हैं अनियमितता। तो उससे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पाचन तंत्र की अनियमितता एवं पोषक न्यूनता के कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो सकती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। पोषण अल्पता अनियमितता, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सबसे महत्वपूर्ण अल्पता अनियमितता के रूप में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को माना जाता है। यह विटामिन ए, लोह तत्व एवं आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऐसे भोजन जिसमें हम लोग ऐसे भोजन का ग्रहण करते हैं जिसमें क्या होता है, लोह पदार्थ और क्या होता है, विटामिन ए और आयोडीन की अगर कमी होती है तो ये वाला डिसऑर्डर होता है कौन सा, पोषण अल्पता अनियमितता। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन या ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, और क्या हो जाता है, इसे कुपोषण की श्रेणी में रख दिया जाता है। मतलब जिस मनुष्य को इस प्रकार की कमी होती है जिसके खाने में क्या होता है, लोह पदार्थ की, आयोडीन की या फिर विटामिन ए की कमी हो जाती है उसके खाने में, तो उसकी बॉडी में पोषण अल्पता अनियमितता हो जाता है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुपोषण का शिकार बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है। भारत में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसको क्या बोलते हैं, PEM, प्रोटीन एनर्जी, और क्या होता है, मालन्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, पी से क्या हो गया आपका प्रोटीन, ई से हो गया आपका एनर्जी, और एम से हो गया मालन्यूट्रिशन। क्लियर। या पूर्व स्कूल, प्री स्कूल जाने वाले 6 वर्ष तक है, उससे कम वर्ष के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें यह सामान्य बीमारी है। उसमें क्या होता है, बच्चों के आहार में प्रोटीन वाले पदार्थों की जो खाद्य पदार्थों की मात्रा क्या होती है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसके खाद्य पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इससे क्या होता है, प्रोटीन एवं ऊर्जा आहार में न्यूनता होने के कारण क्या होता है, शरीर में इस प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यह 2 प्रकार का होता है, इसमें 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं, मैरेस्मस रोग होता है और कीचासीरोकर रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से यह रोग क्या होता है, क्वियासिरोकर जो रोग होता है ना, उसमें क्या होता है, सामान्यतः 1 से 5 वर्ष के बच्चों में यह देखने को मिलता है। इस रोग में क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है। मतलब जो बच्चों का, ये छोटे बच्चों में होता है रोग, क्योंकि उन्हीं के खाने में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का जो
कमी होता है वो अधिक ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी बड़े जो होते हैं ना उनमें वो सुधर जाता है। तो क्या होता है जब 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होता है यह रोग देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है जो मांसपेशियाँ होती है वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो पाती, कमज़ोर रह जाती है, जिससे क्या होती है हाथ पैर जो पतले पतले हो जाते हैं जल संचयन के कारण। देखो हाथ जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, पतली हो जाती है, और जल संचयन के कारण क्या हो जाते हैं पैर जो होते हैं वो फूल जाते हैं। और क्या होता है बालों के रंग क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, पेट फूल कर बड़ा हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, खाने आसानी से नहीं पचता तथा बच्चा जो ज़्यादातर अतिसार से पीड़ित होता है, ठीक है, ग्रसित होता है। मस्तिष्क का भी विकास हो पाना संभव नहीं है। ये हो गया क्वियासिरिकोर रोग के बारे में। आप देखते हैं मेरेस्मस रोग में क्या होता है बच्चों में, यह भी बच्चों में पाए जाने वाला रोग है। यह भी 1 से 5 वर्ष से कम वाले बच्चों में होता है ज़्यादातर। इस रोग में बच्चों में सामान्य वृद्धि से परिलक्षित नहीं होती है। इसमें भी क्या होता है सामान्य जो लक्षण होते हैं ना बच्चों के उस उम्र में वो नहीं होता है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक विकास जो होता है उसमें क्या होता है हाथ और पैर सामान्य रूप से जो होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। क्या होता है छाती में भी जो पसलियां होती है वो दिखने लगती है बाहर से। शरीर में क्या हो जाता है वसा की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी झुर्रेदार हो जाती है, और बच्चे क्या हो जाते हैं अतिसार से पीड़ित रहते हैं अधिकतर टाइम। ये क्या होता है, ये किस लिए होता है जब माता का दूध नहीं मिल पाता है बच्चे को आहार के रूप में, इसलिए ज़्यादा होता है। माता के भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी यह रोग हो सकता है। अगर माता का दूध पर्याप्त मात्रा में उस बच्चे को मिल रहा है, उस शिशु को मिल रहा है तो यह रोग नहीं होगा, लेकिन अगर उस बच्चे को माता का दूध नहीं मिल रहा है तो यह रोग हो सकता है। दूसरा चीज़ इसका एक और कारण यह हो सकता है कि माता के भी खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर कमी होती है तो बच्चे को उस आहार लेने के बावजूद भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी उसके बॉडी में, इस कारण भी यह रोग होता है। वजन एवं लंबाई उम्र के अनुसार क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट चीज़ें नहीं मिल पाती है, अस्थियों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। आप देखते हैं एक दूसरा रोग क्या हो सकता है अतिसार। इसमें क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ अत्यधिक तीव्रता एवं तरलता से निकल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है जठर आंतरिक मार्ग के विषाणु या जीवाणुविक संक्रमण के कारण होता है। अतिसार का जो रोग होता है वो क्यों होता है, जो आंतरिक मार्ग होता है इंटेस्टाइनल, जो आपका इंटेस्टाइनल माध्यम होगा मीडियम होगा उसमें क्या होता है विषाणु या जीवाणुविक संक्रमण हो जाते हैं, विषाणुओं की मात्रा आ जाती है या फिर उस जगह में जीवाणु आ जाते हैं जिसके कारण वो इंटेस्टाइनल मीडियम जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्शनल हो जाता है, जिसके कारण होता है। इसमें क्या होता है इसका जो जीवाणु है वो एसिचेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर एवं सिगोला तथा विषाणु रोग विषाणु तथा नारवाक विषाणु है। नारवाक भी एक विषाणु होता है जो बहुत तेजी से संक्रमित होता है, ठीक है। अतिसार पाचन क्रिया को प्रभावित कर देता है, क्योंकि जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है वो तो तरलता के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर जीवाणु और विषाणु ज़्यादा संक्रमित कर देते हैं तो जो भोजन आता है आहार नाल में उसका भी पाचन नहीं हो पाता, वो भी डायरेक्ट तरलता के साथ बाहर निकाल दिया जाता है और शोषण घट जाता है। शरीर से अत्यधिक जल निकल जाने के कारण निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है। अतिसार रोग होने के साथ साथ अतिसार के साथ साथ क्या होता है डिहाइड्रेशन का भी रोग हो सकता है, क्योंकि जो जल होता है वो डायरेक्ट आसानी से बाहर निकल जाता है। फिर है इंडाइजेशन, अपचन की क्रिया, भोजन का सही पाचन न होने की दशा में अपचन कहलाता है। अपचन में क्या होता है जो पहला लक्षण होता है उसमें क्या होता है उदर में पीड़ा होता है। उदर किसको बोलते हैं स्टमक, मतलब पेट में पीड़ा होता है, पेन होता है। इसमें प्रायः अत्यधिक गैस या अधोवायु के कारण आमाशय एवं आंत्र में फैलाव हो जाता है। आमाशय जो है आपका स्टमक और आंत जो है इंटेस्टाइन, उन दोनों में अधिक वायु के कारण क्या होता है डिस्टेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो अपचन हो जाता है। फिर इसका मुख्य कारण क्या होता है गरिष्ठ भोजन, मतलब आप लोग जो बाहरी भोजन खाते हैं तला भुना या फिर बहुत ज़्यादा हैवी भोजन उसके कारण होता है। फिर है आमाशय या आंत द्वारा भोजन का पाचन न होना। आमाशय या फिर आंत में कुछ कारणवश पाचक रसों का स्त्रावण जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि उसमें कुछ भी इन्फेक्शनल हो जाएगा, चाहे वो वायरस का हो या फिर बैक्टीरिया का हो। फिर क्या होता है उसके कारण भी होता है। और क्या होता है भोजन विषाक्तता, भोजन जहरीला हो जाता है फिर, या फिर वो भोजन अच्छा नहीं होता है। तेलीय पदार्थ युक्त भोजन पदार्थ ग्रहण, ज़्यादा तेल मसाला वाला या फिर तला पदार्थ होता है ना भोज्य पदार्थ, वो भी ग्रहण करने से अपचन की क्रिया होती है अपने शरीर में, डिसऑर्डर होता है, ठीक है।
फिर है पीलिया, जॉइंडिस या रक्त में अत्यधिक बिलिरुबिन की उपस्थिति एवं त्वचा में श्लेष्मा कलर एवं स्क्लेरा के जमाव के कारण होने वाला सिंड्रोम है, जिसके कारण क्या होता है, रोगी का जो शरीर होता है ना वो क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। जो पीलिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना उसका जो आँख है वो भी क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इसका जो सिम्टम्स होता है, लक्षण जो होता है उसमें क्या होता है, वमन होता है, मतलब वमन मतलब होता है उल्टी होना, जी मिचलाना, ठीक है। और क्या होता है, मूर्छित होना, मूर्छित होना मतलब होता है बेहोश हो जाना। भूख की कमी के कारण भूख भी क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो नहीं खानी होती है, इसलिए क्या होता है भूख भी बढ़ जाती है, भूख भी कम हो जाती है। और क्या होता है, बुखार, जब बुखार हो जाता है बच्चे को, तो बुखार हो जाता है बॉडी को, तो क्या होता है अपने आप उसका शरीर जो होता है वो क्या बोलना चाहिए, प्रतिरोधी क्षमता को कम कर लेता है। इसमें क्या होता है, जो इस डिसीज से जो पीड़ित होता है उसका जो मूत्र होता है वो भी पीला दिखाई देता है। इसमें क्यों होता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन या हाइपर बिलिरुबिनिया जो होता है वो मिल जाता है। पीलिया का मुख्य कारण पित्त का यकृत से ग्रहणी में न बहना, पित्त का जो रस होता है वो यकृत से ड्यूडेनियम में नहीं पहुंच पाता है, लीवर से ग्रहणी में नहीं पहुंच पाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का अत्यधिक विखंडन हो जाना, जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना वो अगर जिस मात्रा में वो विखंडित होते हैं, टूटते हैं, वो उससे ज़्यादा मात्रा में टूटना शुरू कर देते हैं, इस कारण होता है। उसके बाद है 4 नंबर वमन, उल्टी होना। ये भी क्या होता है, पाचन की क्रिया सही नहीं हो पाने के कारण या फिर पाचन की क्रिया में कोई अनियमितता होने के कारण होता है। इसमें आमाशय के पदार्थ मुंह द्वारा तेजी से बाहर आ जाते हैं। स्टमक में जो पदार्थ पहुंच जाते हैं वो क्या होता है, कुछ कारणवश अचानक से रिवर्स हो जाता है, मतलब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वमन के दौरान ग्रास नली फैल जाती है ताकि आमाशय से बाहर की ओर एक मार्ग बन जाए, जिससे उदर पेशियों एवं जठर पेशियों का संकुचन होता है। वमन मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा के वमन केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। देखो हमारे शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा। तो मस्तिष्क में भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, वो क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। तो वमन का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लंगेटा नाम का जो कोशिका होता है वो क्या करता है, उसका नियंत्रण करता है। तो वमन उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, गंदा भोजन, दुर्गंध, पेचिश बीमारी, अत्यधिक भोजन या शराब का सेवन हो सकता है। गर्भावस्था का जब समय होता है या फिर शुरुआत होती है तो उसमें क्या होता है, गर्भावस्था की शुरुआत में क्या होता है, उसमें क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है। बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने की क्या हो सकते हैं, जिससे भोजन का स्वाद ना आ पाना, या फिर जो अंदर में जो भ्रूण पल रहा है उसका पोषण जो हो रहा है उसको क्या चीज़ सही, उसको वो क्या दुर्गंध को सह पा रहा है, वो क्या भोजन को अडॉप्ट कर पा रहा है, उस कारण भी क्या होता है, वमन की क्रिया, वमन जो होता है वो बॉडी में होता है। ठीक है। फिर है कब्ज। नेक्स्ट अनियमितता है कब्ज। यह उस समय की अवस्था होती है जब मल बहुत अधिक कड़ा और सूखा हो जाता है, अतः मल त्याग में कठिनाई होती है। भोजन में रेशेदार पदार्थों का अधिक मात्रा में होना क्या होता है, कब्ज का कारण हो सकता है। ठीक है। इसे क्या, अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक, कैलोरी व शारीरिक मान। हमारे इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, कैलोरी मान और कैलोरी एवं शारीरिक मान। ठीक है। जीवधारी की प्रत्येक क्रिया जैसे कोशिका में विभाजन होना, रसायनों का संश्लेषण एवं वृद्धि जो आदि क्रिया होती है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, शरीर में ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, पचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके अवशोषण से क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इससे क्या होता है, पचित भोज्य पदार्थ होता है ना जब, तो वो क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। तो जो उसमें सरल जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, फैटी एसिड होता है, उन सबसे जो यूनिट मिलता है, उसका इकाई मिलता है, उससे क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। फिर ये क्या होता है, वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, प्रकट होता है, क्योंकि उष्मा भी सभी ऊर्जाओं का अंतिम रूप है। उष्मा जो होती है ना, ऊर्जाओं का सबसे अंतिम रूप होती है, मतलब वहीं से क्या होता है, ऊर्जा शुरू होता है। उष्मा ऊर्जा की इकाई कैलोरी या जूल होती है। देख लो, ये चीज़ कहीं भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उष्मा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो कैलोरी या जूल होती है। एक कैलोरी
4.184 जूल के बराबर होती है। किलो कैलोरी जो होती है ना वो 1000 किलो कैलोरी होती है, या किलो जूल जो होता है वो 100 जूल होता है। शब्द सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है किलो जूल, किलो कैलोरी और कैलोरी, ठीक है। इसको किसे जे से डिनोट करते हैं जूल को, और कैलोरी को किससे डिनोट करते हैं CAL से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका इकाई क्या होता है उष्मा, उष्मा ऊर्जा का इकाई होता है कैलोरी, क्लियर। जहाँ तक खाद्य ऊर्जा जुड़ी रहती है, 1 किलो कैलोरी उष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलो जल का ताप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें क्या होता है, जो उष्मीय ऊर्जा जो होता है ना वो भोजन के पाचन के साथ साथ क्या करता है, भोजन के पाचन के बाद ये क्या करता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। तो जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग किसके नापेंगे, हम लोग उसको किसके, देखो हर चीज़ का नापने का एक तरीका होता है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड है। तो वैसे ही उष्मा को कैसे मापते हैं हम लोग, जूल से या फिर कैलोरी से, इकाई कैलोरी किलो कैलोरी से या फिर किलो जूल से नापते हैं, ठीक है। तो जो 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 1 कैलोरी का मान 4.184 4.184 जूल के बराबर होता है। अब देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान। अगला टॉपिक है, जब भोजन के 1 ग्राम का मान जो होता है कैलोरी मीटर में पूर्ण दहन किया जाता है। जब दहन करना मतलब क्या होता है, जलाना। जब 1 ग्राम भोजन को जलाया जाता है तो उसे निष्कासित, अब जलाने से कुछ ना कुछ तो अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, तो जब जलाया जाता है तो निष्कासित उष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। मतलब 1 ग्राम खाने का भोज्य पदार्थों का जब दहन किया जाता है तो जो भी निष्कासित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, कैलोरी मान कहलाती है। तो कैलोरी मान को कुल कैलोरी ऊर्जा मान भी कह सकते हैं। कुल कैलोरी ऊर्जा मान क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी भोजन को 1 ग्राम भोजन को जितने भी टाइम तक दहन किए उसमें से जो मान प्राप्त हुआ उसको कहते हैं कैलोरी ऊर्जा मान, क्योंकि यह ऊर्जा की कुल मात्रा होती है जो ऊर्जा की एक इकाई से आदर्श परिस्थितियों में पूर्ण दहन के अव्यय के कारण होने वाली ऊर्जा की क्षति को रोकने के लिए प्राप्त हो सकती है। ये क्या होता है, ऊर्जा की क्षति को। पहला चीज़ क्या बोल रहा है इसमें, जब 1 ग्राम खाने को हम लोग भोजन को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, उस कैलोरी ऊर्जा निकलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कैलोरी मान कहते हैं। उसका क्या होता है, कुछ आदर्श परिस्थितियों में, मतलब ये क्या होता है, जब 1 ग्राम पूरे खाने को जलाया जाता है उसमें से कोई भी चीज़ नहीं बचता है, तो ये क्या होता है, आदर्श परिस्थितियों में। आदर्श परिस्थितियाँ कभी निर्मित होती है नहीं, ये साइंटिफिक लोग जो होता है साइंस में हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि आदर्श मान ये हो सकता है। आदर्श मान का मतलब क्या होता है, जब ये पूरा खाना अगर जल जाता है तो क्या होता है, दहन हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उससे ऊर्जा की क्षति को हम लोग को रोकना है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कैलोरी मान प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के लिए कुल कैलोरी मान क्रमशः 4.4 से 1 किलोग्राम, 5 से 65 किलोग्राम तथा 45 किलोग्राम होता है। कैलोरी मान पढ़ने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। आप लोगों को इनमें से हो सकता है कि कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि हम लोगों ने सारे भी जो टॉपिक्स है उसको क्या किया है, डिटेल से अध्ययन किया है, ठीक है।